हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो अकाउंटेंसी के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स, इसकी पहले वीडियो में हम कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझा चुके हैं। इस वीडियो में हम बचे हुए कुछ और टर्मिनोलॉजी के साथ आपके सामने पेश हैं। फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें पहला टर्मिनोलॉजी है फ्रेंड्स अप्राप्य या अशोध ऋण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बैड डेब्ट्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, सिंगली लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं तो अप्राप्य या अशोध ऋण को ध्यान से देखते हैं तो जब उधार दिया हुआ धन किसी प्रकार वसूल नहीं होता है तो उस धन का जितना वसूल नहीं हो सका है उसको अशोध या अप्राप्य ऋण कहते हैं। उधार बिक्री की जो राशि वसूल नहीं हो पाती है उसे ही अप्राप्य या अशोध ऋण कहते हैं। अर्थात व्यवसायी जितना उधार दिया है उसका कुछ पार्ट जो वसूल नहीं किया जा सकता उसको अशोध ऋण कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी फ्रेंड्स प्रमाणक या बाउचर, इंग्लिश को हम लोग कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो टर्मिनोलॉजी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। जब लाभ का क्रय विक्रय या धन का लेन देन किया जाता है तो उसको प्रमाणित करने के लिए जो प्रपत्र डॉक्यूमेंट जो वाउचर्स दिए जाते हैं उसको हम लोग प्रमाणक कहते हैं। फ्रेंड्स, सौदे में इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी फ्रेंड्स स्पष्टीकरण या नरेशन, इसको इंग्लिश में नरेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, जब हम रोज नामचा तैयारी करते हैं या जनरल एंट्री करते हैं, उसकी प्रविष्ट करते हैं, तो उसके नीचे संक्षिप्त विवरण का स्पष्टीकरण हम लोग देते हैं, तो जिसमें सौदे का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, उसको हम लोग स्पष्टीकरण कहते हैं। हमें याद है कि जनरल एंट्री करते समय नरेशन देना पड़ता है, तो वह उस ट्रांजैक्शन के बारे में ही नीचे स्पष्टीकरण देना होता है, उसको नरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमारी है फ्रेंड्स आवधिक बिक्री या टर्नओवर। तो टर्नओवर क्या है? टर्नओवर एक निश्चित अवधि तक होने वाली नकद और उधार बिक्री के योग को आवधिक बिक्री कहते हैं। मतलब निश्चित समय में जो नकद और उधार बिक्री है उसको टर्नओवर कहते हैं या आवधिक बिक्री कहते हैं, कितना माल इधर से उधर हुआ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी नकद व्यापार, जिसको कैश ट्रेड कहते हैं, और उधार व्यापार जिसको क्रेडिट ट्रेड कहते हैं। तो नकद व्यापार वह व्यापार है जिसमें व्यापारी वस्तुओं का क्रय विक्रय केवल और केवल नकद में करता है। जिसमें व्यापारी वस्तुओं का क्रय विक्रय केवल और केवल नकद में करता है उसको नकद व्यापार करता है। और यदि व्यापारी वस्तुओं का क्रय विक्रय केवल उधार में करता है, केवल शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, केवल उधार में करता है, तो उसको उधार विक्रय हम लोग कहते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी है फ्रेंड्स आय और व्यय। आय को इनकम और व्यय को एक्सपेंसेस कहते हैं। तो कंफर्म कर लेते हैं आय क्या होता है। तो आय के अंतर्गत व्यापारिक लेन देन के कारण जो आमदनी व्यापारी को होती है, व्यापारिक लेन देन के अंतर्गत जो आमदनी व्यापारी को होती है उसको आय कहते हैं। और उसके एवज में जो हम लोग खर्च करते हैं, किसी भी संस्था में या व्यापार में कुछ आय प्राप्त करने के लिए जिसको हम जितना खर्च करते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। तो ये हमारा आय और व्यय कंफर्म होगा फ्रेंड्स। अगली टर्मिनोलॉजी हमारी है क्रय या परचेज। क्रय क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। क्रय के अंतर्गत व्यापारी जिस माल में व्यापार करता है उसके खरीदने को क्रय कहा जाता है। जिस वस्तु को बेचने के लिए व्यापारी सामान खरीदता है उसको क्रय कहा जाता है। यदि क्रय नकद किया जाता है तो उसको नकद क्रय, और यदि क्रय उधार किया जाता है तो उसको उधार क्रय। तो नकद और उधार दोनों प्रकार के क्रय हो सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी फ्रेंड्स लेखा प्रविष्ट। लेखा प्रविष्ट जिसको हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं।
या हिंदी में इसको टीप भी बोला जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, कहीं कहीं आपको हिंदी में टीप भी मिल सकता है, एंट्री या जनरल एंट्री की इंग्लिश। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यवहार या सौदे को पुस्तपालन, बुक पुस्तपालन को बुक कीपिंग कहा जाता है, के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार लेखे की प्रारंभिक पुस्तकों में लिखा जाता है। उसे लेखा प्रविष्टि या टीप बोलते हैं। अगला है क्रय वापसी। फ्रेंड्स, हम लोग अभी क्रय देख चुके हैं, क्रय के साथ ही क्रय वापसी होता है। तो पहले क्रय हम लोग देख चुके हैं कि जब व्यापारी द्वारा जिस माल में व्यापार करता है उसके खरीदने को क्रय कहते हैं। उसी प्रकार से जब माल को क्रय करने के बाद यदि यह ज्ञात हो कि माल नमूने के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ, जो नमूना दिया गया है उस हिसाब से माल नहीं प्राप्त है, तो उसमें यदि कोई दोष है, इसके कारण जितना माल वापस कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। तो जितना माल वापस कर दिया जाता है उसको क्रय वापसी बोलते हैं। अब क्रय और क्रय वापसी जिस प्रकार से हम समझे, ठीक उसी के विपरीत विक्रय और विक्रय वापसी है, जो आपकी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फ्रेंड्स। सेल और सेल रिटर्न। अब सेल क्या है फ्रेंड्स, समझ लेते हैं। व्यापारी जिस माल में व्यापार करता है उसकी बिक्री को विक्रय कहा जाता है। यदि बिक्री नकद होती है, यदि बिक्री नकद होती है तो उसको नकद विक्रय, और यदि बिक्री उधार होती है तो उसको उधार विक्रय कहा जाता है। उसी प्रकार से विक्रय वापसी भी है, देख लेते हैं। जब किसी माल के विक्रय हो जाने के बाद माल का क्रेता यह समझता है कि उसको उस वस्तु की तरह का माल नहीं बेचा गया जिस तरह का माल उसे बेचने का वायदा किया गया था, तो उस माल में से जितना खराब माल जो खराब हो गया, उस माल में से जितना खराब माल उसको वापस कर देगा, बिके हुए माल की वापसी उसको कहा जाता है। तो इसको विक्रय वापसी कहते हैं। तो क्रय वापसी और विक्रय वापसी मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला फैक्ट है देनदार, जिसको डेटर बोलते हैं, और लेनदार क्रेडिटर बोलते हैं। फ्रेंड्स, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट से डेबिटर और क्रेडिट से क्रेडिटर, डेबिटर को देनदार, डेटर को देनदार और क्रेडिटर को लेनदार। तो डेबिट से क्रेडिट, डेबिट से डेटर और क्रेडिट से क्रेडिटर बना है। तो दोनों को समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान से समझना। जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि से उधार दिए हुए माल का मूल्य या धन व्यापारी को वसूल करना होता है, वह व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि उस व्यापारी के देनदार होते हैं। अर्थात जो व्यापारी को वसूल करने होते हैं उनको हम लोग देनदार बोलते हैं। अब जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि को उधार क्रय के लिए व्यापारी द्वारा धन देय होता है, वह व्यापारी के देनदार कहलाते हैं। तो देनदार और लेनदार दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं रहतिया स्टॉक स्कंद, इसको इंग्लिश में स्टॉक बोलते हैं। जब व्यवसाय में व्यवसाय करते समय कुछ माल लास्ट में बच जाता है तो उसको हम लोग स्टॉक, रहतिया या स्कंद कहते हैं। उसी प्रकार से जीवित स्टॉक और मृत स्टॉक। जीवित स्टॉक जिसको लिव स्टॉक बोलते हैं और मृत स्टॉक जिसको डेड स्टॉक बोलते हैं। अब जीवित स्टॉक में जैसे देखते हैं आप, पशु हो गया, घोड़े हो गए, बैल हो गए, ये सब क्या है, ये जीवित स्टॉक हमारे हैं। तो जीवित स्टॉक हमारे व्यवसाय में रहते हैं। पशुओं द्वारा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैलगाड़ी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो जो पशु, घोड़े और बैल हैं और संपत्ति की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं उनको हम लोग जीवित स्टॉक कहते हैं। और मृत स्टॉक, मृत स्टॉक के अंतर्गत जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट,
फर्नीचर, ये सब क्या है? ये सब हमारे डेड स्टॉक हैं, ये जीवित नहीं है और इनको भी हम संपत्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट फैक्ट इक्वेशन है ये, अकाउंटिंग समीकरण या लेखांकन समीकरण। कई बार परीक्षाओं में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है इस समीकरण से, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, इसको पक्षांतर करके हम पहला समीकरण और दूसरा समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। पूंजी को यहाँ लाते हैं तो संपत्तियां माइनस दायित्व हो जाएगा, और दायित्व को यहाँ लाते हैं तो संपत्तियां माइनस पूंजी हो जाएगा। तो ये समीकरण आपको याद करना है। सिंपली वर्ड में मैं समझा दिया हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये टर्मिनोलॉजी की हमारी दूसरी वीडियो थी। 2 वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी समझा चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको टर्मिनोलॉजी अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।